जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का ग्रांड गुरुजी क्लासेस में। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप और आपके परिवार अच्छे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम हिंदी साहित्य के अंतर्गत 100 प्रश्नों को लेकर आया हूं और ये प्रश्न आदिकाल से संबंधित है और ये एक मैराथन क्लास है। इसमें आपको सभी प्रश्न सिलेक्टेड मिलेंगे और बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले तथा बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आने वाले मेरी नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग प्रश्न की ओर चलते हैं और स्क्रीन पर पहला प्रश्न है, शिव सिंह सेंगर के इतिहास ग्रंथ का नाम है। दोस्तों, आपको बताना है कि शिव सिंह सेंगर के इतिहास ग्रंथ का नाम क्या है। तो आपका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? सी, शिव सिंह सरोज। शिव सिंह सेंगर के इतिहास ग्रंथ का नाम क्या है? शिव सिंह सरोज। दोस्तों, अगर आप वीडियो को क्लिक कर लिए तो वीडियो को धैर्य से जरूर देखिएगा क्योंकि इसमें उसी तरह के प्रश्न सिलेक्ट किया गया है जो कि एग्जाम में आता ही है या बार बार एग्जाम में पूछा गया है। तो दोस्तों, इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? 1883 ईस्वी। याद रखेंगे, शिव सिंह सेंगर का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1883 ईस्वी है। दोस्तों, आप अपने पास कलम और कॉपी लेकर अवश्य बैठिएगा क्योंकि जो एक्स्ट्रा प्रश्न बताया जाएगा उसको आप अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, सर जॉर्ज ग्रियर्सन ने अपना इतिहास ग्रंथ कब लिखा? आपको बताना है कि सर जॉर्ज ग्रियर्सन ने अपना इतिहास ग्रंथ कब लिखा। दोस्तों, आपको हर प्रश्न के लिए 5 सेकंड दिया जाएगा और 5 सेकंड के अंतर्गत आप लोग कमेंट्स बॉक्स में आंसर जरूर दीजिएगा। तो दोस्तों, आपका सही उत्तर होगा बी, 1888। सर जॉर्ज ग्रियर्सन ने अपना इतिहास ग्रंथ 1888 ईस्वी में लिखा था और इनके इतिहास ग्रंथ का नाम क्या है दोस्तों? द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। याद रखेंगे, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। इसको दोस्तों आप लोग अपने नोटबुक में नोट कर लेंगे। बहुत अच्छा प्रश्न है और एग्जाम में पूछा भी जाता है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, मिश्र बंधुओं द्वारा रचित मिश्र बंधु विनोद ग्रंथ कितने भागों में प्रकाशित हुआ है? आपको बताना है कि मिश्र बंधुओं द्वारा रचित मिश्र बंधु विनोद ग्रंथ कितने भागों में प्रकाशित है। दोस्तों, आपका सही उत्तर होगा सी, 4। मिश्र बंधु द्वारा रचित मिश्र विनोद ग्रंथ 4 भागों में प्रकाशित है। दोस्तों, प्रथम 3 भाग 1913 में प्रकाशित हुआ है। याद रखें, प्रथम 3 भाग 1913 में प्रकाशित हुआ है और चौथा भाग 1934 में प्रकाशित हुआ है। याद रखेंगे, चौथा भाग कब हुआ था? 1934 में प्रकाशित हुआ था। दोस्त मेरे भाई, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है मेरे दोस्त मेरे भाई। तो अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे भाई और मेरे बंधु। अगला प्रश्न है, आदिकाल का नाम वीरगाथा काल किस इतिहासकार ने रखा है? आपको बताना है कि आदिकाल का नाम वीरगाथा काल किस इतिहासकार ने रखा है। दोस्तों, आपका सही उत्तर होगा डी, रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल का नाम वीरगाथा काल रखा है। आदिकाल का नाम क्या रखा है? वीरगाथा काल रखा है और इसकी समय सीमा क्या माना है? 1050 से 1375। याद रखेंगे, रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल का समय 1050 से 1375 रखा है। अगला प्रश्न है, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किसने लिखा है? आपको बताना है कि द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किसने लिखा है। तो दोस्तों, आपका सही उत्तर होगा डी, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को लिखा है। किस भाषा में लिखा है दोस्तों? अंग्रेजी भाषा में। याद रखेंगे, हाँ, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किस भाषा में लिखा गया है? अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है। अगला प्रश्न है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल का क्या नाम रखा है? दोस्तों, आपको बताना है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल का नाम क्या रखा है। तो आपका सही उत्तर होगा ए, बीजोपन काल। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल का नाम बीजोपन काल रखा है। अगला प्रश्न है, आदिकाल को चारण काल के नाम से नामकरण किसने किया? दोस्तों, आपको बताना है कि आदिकाल को चारण काल नाम किसने दिया है। तो दोस्तों, आपका सही उत्तर होगा
सी ग्रियर्सन। आदिकाल को चारण काल नाम ग्रियर्सन ने दिया है। दोस्तों अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य के किस काल में लिखा गया है? आपको बताना है मेरे दोस्त कि पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य के किस काल में लिखा गया है? तो आपका सही उत्तर क्या होगा? बी आदिकाल। पृथ्वीराज रासो आदिकाल में लिखा गया है। दोस्तों पृथ्वीराज रासो किसकी कृति है? तो याद रखेंगे चंद्रबरदाई की। पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई की कृति है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास के किस काल को वीरगाथा काल भी कहा गया है? आपको बताना है दोस्तों कि हिंदी साहित्य के इतिहास के किस काल को वीरगाथा काल भी कहा गया है? आपका सही उत्तर होगा ए आदिकाल। जी हाँ मेरे दोस्त, आदिकाल को वीरगाथा काल भी कहा गया है, याद रखेंगे। दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस रचनाकार को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है? आपको बताना है कि किस रचनाकार को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। आपका सही उत्तर है डी स्वयंभू। स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। दोस्तों अगर आपको किसी भी प्रश्न का उत्तर मालूम होगा तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे मित्र, मेरे बहन, अगर आप बीपीएससी टीआरई 3 में सिलेक्शन चाहते हैं तो धैर्य से वीडियो को देखिएगा। अगर एक बार वीडियो को क्लिक कर लिए हैं तो अंत तक जरूर देखिएगा, बीच में स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए दोस्त हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है, आदिकाल का नाम वीरगाथा काल किस इतिहासकार ने रखा? आपको बताना है कि आदिकाल का नाम वीरगाथा काल किस इतिहासकार ने रखा है। आपका सही उत्तर होगा डी रामचंद्र शुक्ल। आदिकाल का नाम वीरगाथा काल रामचंद्र शुक्ल ने रखा है। अगला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल में साहित्यिक पुस्तकों की संख्या कितनी मानी है? आपको बताना है कि रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल में साहित्यिक पुस्तकों की संख्या कितनी मानी है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों और एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा मेरे दोस्त? सी 12। वीरगाथा काल की साहित्यिक पुस्तकों की संख्या कितनी है? 12 है। अगला प्रश्न है, कौन सा रासो ग्रंथ वीरगाथात्मक नहीं है? आपको बताना है कि कौन सा ग्रंथ वीरगाथात्मक नहीं है। तो आपका सही उत्तर होगा बी विशलदेव रासो। जी हाँ दोस्तों, विशलदेव रासो वीरगाथात्मक काव्य नहीं है। अगला प्रश्न है, शुक्ल का इतिहास ग्रंथ हिंदी शब्द सागर किस नाम से प्रकाशित हुआ था? आपको बताना है कि शुक्ल का इतिहास ग्रंथ हिंदी शब्द सागर किस नाम से प्रकाशित हुआ था। तो दोस्तों आपका सही उत्तर होगा ए हिंदी साहित्य का इतिहास। आप लोग याद रखेंगे, है ना। हिंदी शब्द सागर हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से प्रकाशित हुआ था। कब हुआ था? 1929 ईस्वी में, याद रखेंगे। हिंदी साहित्य का इतिहास कब प्रकाशित हुआ था? 1929 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब ही साहित्य। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब ही साहित्य है। किसका कथन है? आपको बताना है कि यह पंक्ति किसका कथन है। तो दोस्तों आपका सही उत्तर होगा सी रामचंद्र शुक्ल। जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब ही साहित्य है, यह कथन रामचंद्र शुक्ल का है। दोस्तों अगला प्रश्न है, आदिकाल की समय सीमा रामचंद्र शुक्ल ने क्या मानी? आपको बताना है कि आदिकाल की समय सीमा रामचंद्र शुक्ल ने क्या मानी है। तो दोस्तों आपका सही उत्तर होगा सी संवत 1050 से 1375। आप लोग याद रखें, संवत 1050 से 1375। दोस्तों ये दोनों प्रश्न बीपीएससी 1 और बीपीएससी 2 में आया था। आप लोग याद रखेंगे, दोनों प्रश्न बीपीएससी 1 और बीपीएससी 2 में आया था। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का आरंभ माना जाता है। आपको बताना है कि हिंदी साहित्य का आरंभ किस भाषा से माना जाता है। आपका सही उत्तर है सी अपभ्रंश। जी हाँ दोस्तों, हिंदी साहित्य का आरंभ अपभ्रंश भाषा से माना जाता है। याद रखेंगे, हिंदी साहित्य का आरंभ अपभ्रंश भाषा से माना जाता है। दोस्तों अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का आदिकाल पुस्तक के लेखक है। आपको बताना है कि हिंदी साहित्य का आदिकाल के पुस्तक का लेखक कौन है। तो आपका सही उत्तर क्या होगा दोस्त?
डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य का आदिकाल पुस्तक के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी है। और इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? 1952 ईस्वी, याद रखेंगे। हिंदी साहित्य का आदिकाल पुस्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1952 ईस्वी है। दोस्तों इसके अलावा भी इन्होंने 2 और साहित्य से संबंधित पुस्तक लिखी है, जिसका नाम क्या है? हिंदी साहित्य की भूमिका, जो 1940 में प्रकाशित हुई थी, याद रखें। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 में प्रकाशित हुई थी। और एक है हिंदी साहित्य उद्भव विकास, हिंदी साहित्य उद्भव विकास, जो 1955 में प्रकाशित हुआ था, याद रखिए। हिंदी साहित्य उद्भव विकास कब प्रकाशित हुआ था? 1955 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न है श्राव कचार किसकी रचना है? आपको बताना है कि श्राव कचार किसकी रचना है। तो दोस्तों आपका सही उत्तर होगा सी, देवसेन। श्राव कचार देवसेन की रचना है, याद रखेंगे। श्राव कचार किसकी रचना है? देवसेन की रचना है। अगला प्रश्न है आदि पुराण और उत्तर पुराण रचना के रचयिता। आपको बताना है दोस्तों कि आदि पुराण और उत्तर पुराण के रचयिता कौन है। तो दोस्तों आपका सही उत्तर होगा बी, पुष्पदंत। पुष्पदंत आदि पुराण और उत्तर पुराण के रचयिता है, याद रखेंगे। कौन है? पुष्पदंत आदि पुराण और उत्तर पुराण के रचयिता है। अगला प्रश्न है जसचर्यु किस जन कवि की रचना। आपको बताना है कि जसचर्यु किस जन कवि की रचना है। तो आपका सही उत्तर क्या होगा मेरे दोस्त? ए, पुष्पदंत। जसचर्यु के रचनाकार कौन है? पुष्पदंत है। अगला प्रश्न है सरहप्पा का समय। आपको बताना है कि सरहप्पा का समय क्या है। तो आपका सही उत्तर क्या होगा? ए, संवत 690। सरहप्पा का समय क्या है? संवत 690। अगला प्रश्न है संध्या भाषा किसकी वाणियों की भाषा। आपको बताना है कि संध्या भाषा किसकी वाणियों की भाषा है। तो आपका सही उत्तर क्या होगा? बी, सीधों की। संध्या भाषा सीधों की है, यानी कि संध्या भाषा में ही सीधों ने अपनी साहित्य की रचना की है। दोस्तों अगला प्रश्न है गोरखनाथ का समय माना जाता है। आपको बताना है कि गोरखनाथ का समय क्या है। तो दोस्तों आपका सही उत्तर होगा ए, विक्रम की 10वीं सदी। गोरखनाथ का समय क्या है? विक्रम की 10वीं सदी, याद रखें। इसलिए आपका ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है गोरखनाथ के गुरु कौन थे। आपको बताना है कि गोरखनाथ के गुरु कौन थे। तो आपका सही उत्तर क्या होगा? ए, मत्स्येंद्रनाथ। मत्स्येंद्रनाथ गोरखनाथ के गुरु थे और गोरखनाथ नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक थे, याद रखें। यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है कि नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे। तो गोरखनाथ। अगला प्रश्न है मत्स्येंद्रनाथ किसके शिष्य थे। मत्स्येंद्रनाथ किसके शिष्य थे। तो आपका सही उत्तर होगा बी, जलंधर। मत्स्येंद्रनाथ जलंधर के शिष्य थे। अगला प्रश्न है नाथों की संख्या मानी जाती है। आपको बताना है कि नाथों की संख्या कितनी है। तो आपका सही उत्तर होगा सी, 9। नाथों की संख्या कितनी है? 9 है। दोस्तों अगला प्रश्न है नाथों में प्रथम गिने जाते हैं, यानी कि नाथों में प्रथम किससे माना जाता है। आपको बताना है कि नाथों में प्रथम कौन है। तो आपका सही उत्तर होगा बी, नागार्जुन। नाथों में प्रथम नागार्जुन को माना जाता है। अगला प्रश्न है शुक्ल किसके साहित्य को शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं मानते हैं। आपको बताना है कि शुक्ल किसके साहित्य को शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं मानते हैं। तो आपका सही उत्तर होगा सी, सीधो। सीधो के साहित्य को शुक्ल जी शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं मानते हैं। अगला प्रश्न है प्रबंध चिंतामणि नामक ग्रंथ का रचयिता है। आपको बताना है कि इनमें से कौन प्रबंध चिंतामणि नामक ग्रंथ के रचयिता है। तो आपका सही उत्तर होगा बी, मेरुतुंग। मेरुतुंग प्रबंध चिंतामणि के रचयिता है, याद रखेंगे। कौन है? मेरुतुंग। अगला प्रश्न है कीर्तिलता रचना के रचयिता है। आपको बताना है कि इनमें से कौन कीर्तिलता रचना के रचयिता है। तो दोस्तों आपका सही उत्तर होगा बी, विद्यापति। विद्यापति कीर्तिलता रचना के रचयिता है। दोस्तों आपको एक और प्रश्न का उत्तर बताना होगा कि कीर्तिलता की भाषा क्या है। कीर्तिलता की भाषा क्या है। तो याद रखेंगे अवहट। कीर्तिलता की भाषा क्या है? अवहट है। दोस्तों अगला प्रश्न हमीर रासो ग्रंथ के रचयिता है। आपको बताना है
कि हमीर रासो ग्रंथ के रचयिता है? सही उत्तर होगा सारंगधर। सारंगधर हमीर रासो के रचयिता है। सारंगधर हमीर रासो ग्रंथ के रचयिता है। अगला प्रश्न है पुरुष परीक्षा किसकी रचित रचना है? आपको बताना है कि पुरुष परीक्षा किसकी रचित रचना है। तो आपका सही उत्तर होगा बी विद्यापति। पुरुष परीक्षा विद्यापति की रचना है। अगला प्रश्न है कीर्तिलता की भाषा क्या है? आपको बताना है कि कीर्तिलता की भाषा है। दोस्तों आपका सही उत्तर होगा ए अवहट। कीर्तिलता की भाषा क्या है? अवहट है। अगला प्रश्न है पौम चरियु के रचयिता है। आपको बताना है कि इनमें से कौन पौम चरियु के रचयिता है। तो दोस्तों आपका सही उत्तर होगा ए स्वयंभू। पौम चरियु के रचयिता स्वयंभू है। अगला प्रश्न है महापुराण के रचयिता है। आपको बताना है कि महापुराण के रचयिता कौन है। तो दोस्तों आपका सही उत्तर होगा बी पुष्पदंत। महापुराण के रचयिता कौन है? पुष्पदंत है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है खलिक बारी के रचयिता। आपको बताना है कि खलिक बारी के रचयिता कौन है। दोस्तों आपका सही उत्तर होगा ए अमीर खुसरो। खलिक बारी के रचयिता अमीर खुसरो है। अगला प्रश्न है नरपतिनाल की कौन सी रचना है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी रचना नरपतिनाल की है। दोस्तों आपका सही उत्तर होगा बी विशलदेव रासो। विशलदेव रासो नरपतिनाल की रचना है। अगला प्रश्न है जय मयंक जस चंद्रिका का रचयिता। आपको बताना है दोस्त कि जय मयंक जस चंद्रिका का रचयिता कौन है। तो आपका सही उत्तर होगा डी मधुकर कवि। जय मयंक जस चंद्रिका का रचयिता मधुकर कवि है। दोस्तों अगला प्रश्न है जय चंद्र प्रकाश के रचनाकार है। आपको बताना है कि जय चंद्र प्रकाश के रचनाकार इनमें से कौन है। तो दोस्तों आपका सही उत्तर होगा बी भट्ट केदार। सही उत्तर होगा बी भट्ट केदार। अगला प्रश्न है कीर्तिलता और कीर्ति पताका की भाषा क्या है। आपको बताना है कि कीर्तिलता और कीर्ति पताका की भाषा क्या है। दोस्तों आपका सही उत्तर होगा अवहट। कीर्तिलता और कीर्ति पताका की भाषा क्या है? अवहट है। अगला प्रश्न है प्रकृत पेंगलम ग्रंथ किसका है। आपको बताना है कि प्रकृत पेंगलम ग्रंथ किसका है। दोस्तों आपका सही उत्तर होगा ए लक्ष्मीधर। प्रकृत पेंगलम ग्रंथ लक्ष्मीधर की है, याद रखेंगे। प्रकृत पेंगलम ग्रंथ किसकी है? लक्ष्मीधर की है। अगला प्रश्न है अपभ्रंश भाषा का प्रथम कवि किसे माना जाता है। आपको बताना है दोस्तों कि अपभ्रंश भाषा का प्रथम कवि किसे माना जाता है। तो आपका सही उत्तर है सी पुष्पदंत। अपभ्रंश भाषा का प्रथम कवि पुष्पदंत को माना जाता है। अगला प्रश्न है सबसे पहले चौपाई और दोहों की पद्धति का प्रयोग किसने किया है। आपको बताना है कि सबसे पहले चौपाई और दोहों की पद्धति का प्रयोग किसने किया है। तो आपका सही उत्तर होगा ए सरहप्पा। सरहप्पा ने सबसे पहले दोहा और चौपाई का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करने वाला प्रथम इतिहासकार कौन है। आपको बताना है कि हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करने वाले प्रथम इतिहासकार कौन है। तो दोस्तों आपका सही उत्तर होगा डी ग्रियर्सन। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले काल विभाजन जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया था। अगला प्रश्न है आदिकाल को चारण काल की संज्ञा किसने दी। आपको बताना है कि आदिकाल को चारण काल की संज्ञा किसने दी। तो आपका सही उत्तर होगा सी ग्रियर्सन। दोस्तों सही उत्तर क्या होगा? सी ग्रियर्सन। ग्रियर्सन ने आदिकाल को चारण काल कहा है। दोस्तों ग्रियर्सन के बाद आदिकाल को चारण काल किसने कहा है? तो रामकुमार वर्मा ने, याद रखिए। आदिकाल को चारण काल किसने कहा है? ग्रियर्सन के बाद तो रामकुमार वर्मा ने। मिश्र बंधु ने क्या कहा? आरंभिक काल, याद रखिए। मिश्र बंधु ने आदिकाल को क्या कहा है? आरंभिक काल कहा है। राहुल शंकर त्यान ने क्या कहा? सिद्ध सामंत काल, याद रखिए। राहुल शंकर त्यान ने आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहा है। अगला प्रश्न है आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम किसने दिया। आपको बताना है कि आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम किसने दिया। तो आपका सही उत्तर होगा बी मिश्र बंधु। आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम मिश्र बंधु ने दिया है। दोस्तों अगला प्रश्न है आदिकाल को वीर काल नाम किसने दिया। आपको बताना है कि आदिकाल को वीर काल नाम किसने दिया है। तो आपका सही उत्तर क्या होगा? बी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। आदिकाल को वीर का नाम विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दिया है।
अगला प्रश्न है, आदिकाल को संधि काल एवं चारण काल नाम किसने दिया है? आपको बताना है कि आदिकाल को संधि काल एवं चारण काल नाम किसने दिया है। आपका सही उत्तर है डी, राम कुमार वर्मा। राम कुमार वर्मा ने आदिकाल को संधि काल एवं चारण काल नाम दिया है। अगला प्रश्न है, संदेश राशक किस प्रकार का काव्य है? आपको बताना है कि संदेश राशक किस प्रकार का काव्य है। दोस्तों सही उत्तर होगा ए, खंड काव्य। संदेश राशक एक खंड काव्य है और इसके लेखक कौन है? अब्दुल रहमान। याद रखें, संदेश राशक के लेखक कौन है? अब्दुल रहमान है। दोस्तों इसी तरह के महत्वपूर्ण वीडियो के लिए वीडियो को लाइक कीजिए तथा अधिक से अधिक अपने भाई बंधु मित्र को शेयर कीजिए तथा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, इसलिए हमारे मेहनत के लिए एक तो सब्सक्राइब जरूर बनता है दोस्तों, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पृथ्वीराज रासों में कितने समय या खंड है? आपको बताना है कि पृथ्वीराज रासों में कितने समय या खंड है। दोस्तों अगर आपको किसी भी प्रश्न का उत्तर मालूम होगा तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो दोस्तों आपका सही उत्तर होगा ए, 69। पृथ्वीराज रासों में 69 समय या खंड है। दोस्तों यहाँ पर एक और प्रश्न बनेगा कि पृथ्वीराज रासों के रचयिता कौन है। आपको बताना है कि पृथ्वीराज रासों के रचयिता कौन है। तो दोस्तों आपका सही उत्तर क्या होगा? चंद्रबरदाई। पृथ्वीराज रासों का रचयिता कौन है? चंद्रबरदाई है। दोस्तों अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासों को किसने पूरा किया? आपको बताना है कि पृथ्वीराज रासों को किसने पूरा किया। तो आपका सही उत्तर होगा ए, जल्हर। पृथ्वीराज रासों को जल्हर ने पूरा किया। दोस्तों आपको कमेंट्स बॉक्स में लिखना है कि जल्हर कौन है। तो जल्हर चंद्रबरदाई के लड़के हैं। जल्हर कौन है दोस्तों? तो चंद्रबरदाई के लड़के हैं। पृथ्वीराज रासों को पूरा किसने किया? जल्हर ने। इसको आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, राहुल बेल श्रृंगार परक चंबुक काव्य के रचयिता है। आपको बताना है कि राहुल बेल श्रृंगार परक चंबुक काव्य के रचयिता कौन है। तो दोस्तों आपका सही उत्तर होगा सी, रोरा कवि। रोरा कवि राहुल बेल के रचयिता है। दोस्तों यहाँ पर एक और प्रश्न बनेगा कि राहुल बेल किस प्रकार के काव्य है। तो राहुल बेल चंपू काव्य है। याद रखेंगे, राहुल बेल चंपू काव्य है। और चंपू काव्य में क्या होता है दोस्तों? गद्य और पद्य का मिश्रण होता है। याद रखेंगे, गद्य और पद्य का जहाँ पर मिश्रण होता है या जिस काव्य में मिश्रण रहता है तो उसको हम लोग कौन सा काव्य कहते हैं? चंपू काव्य कहते हैं। याद रखेंगे। और राहुल बेल किस प्रकार की रचना है? तो श्रृंगार परक रचना है। ये भी याद रखेंगे, राहुल बेल श्रृंगार परक रचना है। अगला प्रश्न है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण के रचयिता है। दोस्तों आपको बताना है कि इनमें से कौन उक्ति व्यक्ति प्रकरण के रचयिता है। दोस्तों आपका सही उत्तर होगा ए, दामोदर शर्मा। दामोदर शर्मा उक्ति व्यक्ति प्रकरण के रचयिता है। अगला प्रश्न है, वर्ण रत्नाकर ग्रंथ के रचयिता। आपको बताना है कि वर्ण रत्नाकर ग्रंथ के रचयिता कौन है। दोस्तों आपका सही उत्तर होगा सी, ज्योतिश्वर ठाकुर। वर्ण रत्नाकर के रचयिता ज्योतिश्वर ठाकुर है। दोस्तों अगला प्रश्न है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल की समय सीमा मानी है। आपको बताना है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल की समय सीमा क्या मानी है। तो दोस्तों आपका सही उत्तर होगा सी, 1000 से 1400 ईस्वी। 1000 से 1400 ईस्वी को आदिकाल का समय सीमा माना है। किसने माना है दोस्तों? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। याद रखेंगे। दोस्तों यहाँ पर एक और प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है कि आदिकाल का आदिकाल नाम किसने रखा। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है और एग्जाम में पूछा भी जाता है कि आदिकाल का नाम आदिकाल किसने रखा। तो आपका उत्तर क्या होगा दोस्तों? हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल का नाम आदिकाल रखा। अगला प्रश्न है, अल्लाह खंड नाम से कौन सी रचना प्रसिद्ध है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी रचना अल्लाह खंड नाम से प्रसिद्ध है। दोस्तों आपका सही उत्तर होगा सी, परमाल रासो। अल्लाह खंड नाम से परमाल रासो प्रसिद्ध है। दोस्तों अगला प्रश्न है, मैथिली कोकिल किस कवि को कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पर कोकिल होगा। मैथिली कोकिल किस कवि को कहा जाता है। तो आपका सही उत्तर होगा सी, विद्यापति। विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पर एक और प्रश्न बनेगा कि विद्यापति को मैथिल कोकिल क्यों कहा जाता है। तो इन्होंने जो अपनी कविता लिखी है पदावली, उसको इन्होंने मैथिली भाषा में लिखा है। याद रखेंगे, पदावली को विद्यापति ने मैथिली भाषा में लिखा, इसीलिए इन्हें मैथिली की कोकिल कहा जाता है।
याद रखेंगे। अगला प्रश्न है दोहा कोश किसकी रचना है। आपको बताना है कि दोहा कोश किसकी रचना है। आपका सही उत्तर होगा सी सरहप्पा। दोहा कोश सरहप्पा की रचना है। दोस्तों यहाँ पर एक और प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है कि सरहप्पा का समय क्या है। सरहप्पा का समय क्या है, तो 7वीं शताब्दी। याद रखें, सरहप्पा का समय 7वीं शताब्दी है। दोस्तों अगला प्रश्न है आदिकाल को बीजोपन काल किसने कहा। आपको बताना है कि आदिकाल को बीजोपन काल किसने कहा। तो आपका सही उत्तर होगा बी महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को बीजोपन काल कहा है। याद रखेंगे। अगला प्रश्न है आदिकाल को अपभ्रंश काल किसने कहा। आपको बताना है कि आदिकाल को अपभ्रंश काल किसने कहा है। तो आपका सही उत्तर होगा बी धीरेन्द्र वर्मा। धीरेन्द्र वर्मा आदिकाल को अपभ्रंश काल कहा है। याद रखें, धीरेन्द्र वर्मा आदिकाल को अपभ्रंश काल कहा है। अगला प्रश्न है सबसे पहले 12 मासा वर्णन किस रचना में मिलता है। आपको बताना है कि सबसे पहले 12 मासा वर्णन किस रचना में मिलता है। तो दोस्तों आपका सही उत्तर होगा ए विशलदेव रासो। विशलदेव रासो में सर्वप्रथम 12 मासा का वर्णन मिलता है। अगला प्रश्न है देसी नाम माला किसकी रचना है। आपको बताना है कि देसी नाम माला किसकी रचना है। तो आपका सही उत्तर होगा सी हेमचंद्र। देसी नाम माला हेमचंद्र की रचना है। अगला प्रश्न है ढोला मारूरा दुहा के रचयिता है। आपको बताना है कि इनमें से कौन ढोला मारूरा दुहा के रचयिता है। दोस्तों आपका सही उत्तर होगा ए कुशल लाभ। कुशल लाभ ढोला मारूरा दुहा के रचयिता है। याद रखें, ढोला मारूरा दुहा का रचयिता कौन है, कुशल लाभ है। अगला प्रश्न है भाषा सर्वेक्षण के रचयिता है। आपको बताना है कि इनमें से कौन भाषा सर्वेक्षण के रचयिता है। आपका सही उत्तर होगा डी जॉर्ज ग्रियर्सन। दोस्तों भाषा सर्वेक्षण के रचयिता कौन है, जॉर्ज ग्रियर्सन है। अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास ग्रंथ के लेखक है। आपको बताना है कि हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है। तो दोस्तों आपका सही उत्तर होगा सी राम कुमार वर्मा। राम कुमार वर्मा हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास ग्रंथ के रचयिता है। दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, 6-7 घंटा एक वीडियो बनाने में लग जाता है। तो इसलिए मेहनत के लिए दोस्तों एक सब्सक्राइब तो ज़रूर बनता है। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो अपने भाई बहन मित्र जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको जरूर शेयर कीजिएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न है पृथ्वीराज रासो के रचना विधान में सर्वाधिक विवाद पक्ष है। आपको बताना है कि पृथ्वीराज रासो में सर्वाधिक विवाद पक्ष क्या है। तो दोस्तों आपका सही उत्तर होगा ए ऐतिहासिकता। पृथ्वीराज रासो में ऐतिहासिकता सबसे विवाद पक्ष है। दोस्तों बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रासो की उत्पत्ति मानी है। आपको बताना है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रासो की उत्पत्ति क्या मानी है। तो आपका सही उत्तर होगा डी रसायन। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रासो की उत्पत्ति रसायन मानी है। अगला प्रश्न है नंद दुलारे वाजपेयी ने रासो की उत्पत्ति क्या मानी है। दोस्तों आपको बताना है कि नंद दुलारे वाजपेयी ने रासो की उत्पत्ति मानी है। तो आपका सही उत्तर क्या होगा बी रास। नंद दुलारे वाजपेयी ने रासो की उत्पत्ति रास मानी है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। और अगला प्रश्न है गारसा दत्तासी ने रासो की उत्पत्ति मानी है। आपको बताना है कि गारसा दत्तासी ने रासो की उत्पत्ति क्या मानी है। तो आपका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, राजसूय। सही उत्तर क्या होगा ए राजसूय। राजसूय गारसा दत्तासी ने रासो की उत्पत्ति मानी है। क्या, राजसूय। अगला प्रश्न है अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या है। आपको बताना है कि अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या है। आपका सही उत्तर होगा सी अब्दुल हसन। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या है, अब्दुल हसन है। तो आपका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, सी। अगला प्रश्न है अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है। आपको बताना है कि अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है। तो आपका सही उत्तर क्या होगा ए शंभु। शंभु को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। अगला प्रश्न है पृथ्वीराज रासो कितने प्रकार के छंदों में लिखा गया है। आपको बताना है कि पृथ्वीराज रासो कितने प्रकार के छंदों में लिखा गया है। आपका सही उत्तर होगा ए 68। पृथ्वीराज रासो 68 छंदों में लिखा गया है। अगला प्रश्न है निम्न में से मूलतः गे रासो काव्य। आपको बताना है कि इनमें से कौन गे रासो काव्य है। सही उत्तर होगा डी विशलदेव रासो। विशलदेव रासो दोस्तों गे रासो काव्य है, यानी कि विशलदेव को गाया जाता है, यानी कि विशलदेव काव्य को गाया जाता है, इसलिए इसका नाम क्या है, गे रासो है।
अगला प्रश्न है, अपनी किस रचना को विद्यापति ने कहानी कहा है? आपको बताना है कि अपनी किस रचना को विद्यापति ने कहानी कहा है। तो दोस्तों आपका सही उत्तर होगा सी, कीर्तिलता। कीर्तिलता को विद्यापति ने क्या कहा है? कहानी कहा है। कीर्तिलता को क्या कहा है? कहानी कहा है। दोस्तों अगला प्रश्न है, चार्यापद के रचनाकार कौन है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि चार्यापद के रचनाकार कौन है। तो आपका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? डी, सबरपा। सबरपा चार्यापद के रचनाकार है। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि है। आपको बताना है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है। तो आपका सही उत्तर होगा सी, चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम कवि माना है। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। आपको बताना है कि शुक्ल के अनुसार हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन है। तो आपका सही उत्तर होगा डी, पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य। किसके अनुसार दोस्तों? तो रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। याद रखें, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार पृथ्वीराज रासो प्रथम महाकाव्य है। अगला प्रश्न है, आदिकाल का प्रथम कवि कौन? आपको बताना है कि इनमें से कौन आदिकाल का प्रथम कवि है। तो दोस्तों आपका सही उत्तर होगा डी, स्वयंभू। स्वयंभू आदिकाल का प्रथम कवि है। दोस्तों अगला प्रश्न है, विशलदेव रासो काव्य का रूप क्या है? आपको बताना है कि विशलदेव रासो काव्य का रूप क्या है। तो दोस्तों आपका सही उत्तर होगा डी, मुक्तक। विशलदेव रासो काव्य का रूप मुक्तक है। अगला प्रश्न है, चंदायन किसकी रचना है? दोस्तों आपको बताना है कि चंदायन किसकी रचना है। तो आपका सही उत्तर क्या होगा? सी, मुल्ला दाऊद। चंदायन मुल्ला दाऊद की रचना है। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक मानने वाले विद्वान निम्न में से कौन? आपको बताना है कि इनमें से कौन विद्वान पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक माना है। तो आपका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? ए, श्याम सुंदर दास। श्याम सुंदर दास ने पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक ग्रंथ माना है। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो को श्रोता अप्रमाणिक, दोस्तों यहाँ पर अप्रमाणिक होगा, मानने वाले विद्वान कौन है। तो आपका सही उत्तर क्या होगा? बी, रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल पृथ्वीराज रासो को श्रोता अप्रमाणिक ग्रंथ माना है। याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा में लिखे जाने वाले हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ कौन है। दोस्तों याद रखें, देखिए यह क्या पूछा है, हिंदी भाषा में, है ना। तो कौन सा होगा? आपका सही उत्तर होगा डी, शिव सिंह सरोज। शिव सिंह सरोज हिंदी भाषा में लिखे जाने वाला हिंदी साहित्य का प्रथम ग्रंथ है। किस भाषा में लिखा गया है दोस्तों? तो हिंदी भाषा में। याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, विद्यापति की लोक प्रसिद्धि का सर्व प्रमुख आधार ग्रंथ क्या है? आपको बताना है कि विद्यापति को किस कृति से प्रसिद्धि मिली है। तो आपका सही उत्तर होगा सी, पदावली। पदावली से विद्यापति को लोक प्रसिद्धि मिली है। अगला प्रश्न है, साहित्य का इतिहास लिखने में सबसे बड़ी समस्या क्या है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि साहित्य का इतिहास लिखने में सबसे बड़ी समस्या क्या है। तो आपका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? बी, काल विभाजन एवं नामकरण। काल विभाजन एवं नामकरण की समस्या हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने में सबसे बड़ी समस्या है। याद रखें दोस्तों, हर मंजिल को पाने के लिए धैर्य की जरूरत पड़ती है, इसलिए आप लोग धैर्य के साथ और अंत तक वीडियो को देखें। दोस्तों अगला प्रश्न है, काल विभाजन का सर्वप्रथम प्रयास किस इतिहासकार ने किया? आपको बताना है कि काल विभाजन का सर्वप्रथम प्रयास किस इतिहासकार ने किया है। तो दोस्तों आपका सही उत्तर होगा ए, जॉर्ज ग्रियर्सन ने। काल विभाजन का सर्वप्रथम प्रयास जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया है। दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन आदिकाल की प्रमुख श्रृंगारिक कृति है? आपको बताना है कि इनमें से कौन सी कृति आदिकाल की प्रमुख श्रृंगारिक कृति है। दोस्तों आपका सही उत्तर होगा डी, विद्यापति की पदावली। विद्यापति की पदावली श्रृंगारिक कृति है। याद रखें, विद्यापति की पदावली क्या है? श्रृंगारिक कृति है। अगला प्रश्न है, भाषा सर्वेक्षण ग्रंथ के लेखक है। दोस्तों आपको बताना है कि भाषा सर्वेक्षण ग्रंथ के लेखक कौन है। तो आपका सही उत्तर क्या होगा? बी, जॉर्ज ग्रियर्सन। जॉर्ज ग्रियर्सन भाषा सर्वेक्षण ग्रंथ के लेखक है। अगला प्रश्न है, पश्चिमी हिंदी में सम्मिलित बोलियों की संख्या कितनी है? आपको बताना है कि पश्चिमी हिंदी में सम्मिलित बोलियों की संख्या कितनी है। दोस्तों आपका सही उत्तर होगा डी, 5। पश्चिमी हिंदी में सम्मिलित बोलियों की संख्या कितनी है? 5 है। अगला प्रश्न है, हिंदी क्षेत्र की बोलियों की कुल संख्या कितनी है? आपको बताना है कि हिंदी क्षेत्र की बोलियों की कुल संख्या कितनी है। तो आपका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? डी, 18। हिंदी क्षेत्र की कुल बोलियों की संख्या कितनी है? 18 है। अगला प्रश्न है, पश्चिमी हिंदी का जन्म माना जाता है। आपको बताना है कि पश्चिमी हिंदी का जन्म किससे हुआ है। तो आपका सही उत्तर होगा ए, सौरसेनी।
सौ सैनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी का जन्म हुआ है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है पूर्वी हिंदी भाषा का जन्म माना जाता है, आपको बताना है कि पूर्वी हिंदी भाषा का जन्म किस अपभ्रंश से होता है। तो दोस्तों आपका सही उत्तर अर्धमागधी अपभ्रंश। अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी का विकास हुआ था, याद रखें, अर्धमागधी अपभ्रंश से। दोस्तों अगला प्रश्न है हिंदी भाषा और साहित्य के लेखक है, आपको बताना है कि हिंदी भाषा और साहित्य के लेखक कौन है। आपका सही उत्तर होगा डी श्याम सुंदर दास। हिंदी भाषा और साहित्य के लेखक कौन है दोस्तों? डी श्याम सुंदर दास, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है हिंदी भारतीय संघ की राजभाषा कब बनी, आपको बताना है कि हिंदी भारतीय संघ की राजभाषा कब बनी। तो दोस्तों आपका सही उत्तर होगा डी 14 सितंबर 1950। 14 सितंबर 1950 को हिंदी भारतीय संघ की राजभाषा बनी। अगला प्रश्न है अपभ्रंश भाषा में स्वरों की संख्या कितनी है, आपको बताना है कि अपभ्रंश भाषा में स्वरों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों आपका सही उत्तर होगा बी 8। कितनी संख्या होती है? 8 होती है। अगला प्रश्न है चंद-बरदाई किस राजा के दरबार में थे, आपको बताना है कि चंद-बरदाई किस राजा के दरबार में थे। तो आपका सही उत्तर होगा ए महाराज पृथ्वीराज चौहान। महाराज पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है मैथिली कोकिल के नाम से कौन प्रसिद्ध है, आपको बताना है कि मैथिली कोकिल के नाम से कौन प्रसिद्ध है। तो आपका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? डी विद्यापति। विद्यापति मैथिली कोकिल के नाम से प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है सीधों की बानियों की भाषा को क्या कहा जाता है। दोस्तों आपको बताना है कि सीधों की बानियों की भाषा को क्या कहा जाता है। तो आपका सही उत्तर क्या होगा? ए संध्या भाषा। सीधों की बानियों की भाषा को संध्या भाषा कहा जाता है। अगला प्रश्न है किस कवि को अपभ्रंश का भावभूति कहा जाता है, आपको बताना है कि इनमें से कौन से कवि अपभ्रंश के भावभूषी हैं। तो आपका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? सी पुष्पदंत। पुष्पदंत अपभ्रंश का भावभूति है। दोस्तों इसी तरह के महत्वपूर्ण वीडियो के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा तथा वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों, भाई, बंधु, मित्र को शेयर कीजिएगा जो कि परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे, है ना दोस्तों। तो चलिए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।